काबिलियत पर तुम यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करेंगे। छोड़ पीछे सबको, तुम आगे बढ़ना, लोग तो तुमसे जलते रहेंगे। नमस्कार साथियों, डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। आज ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है भूगोल का, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे समझ लो यहाँ से नंबर लूटते हैं। तो आज हम इस पॉइंट से, इन पॉइंटों से हम नंबर क्या करेंगे, लूटेंगे और 100% इन टॉपिकों से हम नंबर लेकर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। आज के बाद आपको यहाँ से जो भी आएगा वो मिलेगा और आज के अलावा इस टॉपिक को दोबारा कहीं देखने की जरूरत आपको नहीं है। टॉपिक कौन कौन से होंगे? भारत की अवस्थिति, उनका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार किसका? भारत का। भारत के जो द्वीप समूह है दो, लक्षद्वीप और अंडमान, इसके बारे में बेसिक जानकारी चाहेंगे। भारत के पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से लगे हुए या फिर जलीय सीमा जिसके साथ भारत साझा करता है। भारत के तटीय राज्य होंगे जो तट पे है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, प्लस उन तटीय राज्यों के जो साइडों वाले घाट हैं, मालाबार, कोकण तट, इस टाइप के तटों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसकी जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे हम। ये हाईलाइटेड बिंदु है। अगला है पृथ्वी की गतियाँ। आपको सबको पता होगा पृथ्वी घूमती है, उसकी कौन कौन सी गति होती है? परिक्रमण और घूर्णन। घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं। इन गतियों पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है ज्वार भाटा। ये ज्वार और भाटा क्या होता है? चलिए भैया, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे पुनर्बलन देना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल आराम से जाके बढ़िया से देखिए, दबा के देखते हुए एक कमेंट प्यारा सा, और क्या करना है आपको, एक लाइक करना है, ठोकना है बढ़िया करके। और भैया अगर नए आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब एक रामबाण है मेरे लिए, जो टॉनिक की तरह काम करेगा। चलिए हम भारत की स्थिति समझते हैं। हमारा भारत है जो वो चतुष्कोणीय है, सही है। अब मैं आगे समझाऊंगा कैसा चतुष्कोणीय है। ये उत्तरी गोलार्ध में, तो गोलार्ध दो हैं, एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है। हमारा जो है वो किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फिट है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब इन कैटेगरी के बीच में वो फिट है। कैसे है वो आगे मैं आपको एक नक्शे के, मतलब कह सकते हैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अच्छा, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट या कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये 20 से गुजरती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, सही है, दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। मतलब कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा बंगाल की खाड़ी में हो गया और लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में हो गया। सही है भैया, आगे चलते हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया। भारत का भूभाग पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का, भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब पूरी दुनिया के अगर 100% है तो उसमें 2.4% भारत के हिस्से में क्षेत्रफल आता है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है, मतलब 6 इससे बड़े देश है। क्षेत्रफल की बात हो रही है, जनसंख्या की नहीं हो रही है। इसकी स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ, मतलब सब मिला दें तो 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा हो गई, 7,516 इसका तटीय सीमा हो गई। कभी क्लियर हो गया? इसके बारे में हो रही है भारत के बारे में बात। अब थोड़ी बात कर लें भारत के उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और उत्तर, मतलब उत्तर आ गए। इसमें नवीन बलित पर्वत है। नवीन पर्वत मतलब उत्तर जहाँ पे आ गए, इसको समझे ना, भारत के उत्तर साइड में हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा तारे। सही है दो हमारे साथी। इसका दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। जो ये है हमारा जो भारत है वो उत्तर में जो है चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब थोड़ा मैप की सहायता से भाई हम समझते हैं, सही है। इस मैप को देखिए, इसके माध्यम से आपको सब जानकारी हो जाएगी। करना वक्त बर्बाद, अपना समय ना यूं बिताना है, कर मेहनत डट कर यूं सपने सच कर दिखाना है। सही है भैया। चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले ये सुन लो,
चतुष्कोणीय है, समझ रहे हो, ये देखो नीचे यह है चतुष्कोणीय हो गया चतुष्कोणीय, ये क्या हो गया हमारा चतुष्कोणीय हो गया, समझ रहे हो मेरे भाई। अब देखिए ये जो, अब हम थोड़ा दिशाओं के बारे में यहाँ पे जानकारी रख लें कि भाई कौन सी दिशा कहाँ पे है। तो ये जो आपको साइड दिखा रही है ये हमारी ईस्ट है, मतलब पूरब है। ये जो साइड दिखा रही है ये हमारी वेस्ट है। मतलब सबसे पहले नक्शे को देखने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है उसको दिशाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो नीचे है ये हमारा साउथ है, और ये जो है ऊपर, सबसे ऊपर देखो ये हमारा नॉर्थ मतलब उत्तर है। ये बताइए क्लियर हो गया साइड होगा भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कतई क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम पानी के बारे में बात कर लें। हमारा ये वाला जो भूभाग देख रहे हो ये हमारा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी है, क्या हो गई बंगाल की खाड़ी। नीचे हिंद महासागर हो गया, कतई क्लियर हो गया। ये हमारा अरब सागर हो गया। मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हमारा हिंद महासागर, कतई क्लियर हो गया पहली चीज। दूसरी चीज हमारी ये आ रही थी कि भैया किन अक्षांशों, तो आप ये देख रहे हो ये चीजें देख रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है अक्षांश और देशांतर है। मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है जो ये रेखाएं गई हैं ये इसकी हद है। क्या है इसकी भैया, इसकी क्या हो गई हद हो गई कि भाई भारत इस रेखा से हद से बाहर नहीं है और इस रेखा के अंदर है। ये रेखाओं की डिग्री वो है। और नीचे से देखा जाए तो इस रेखा से नीचे नहीं है और ऊपर इस रेखा से ऊंचा नहीं है। मतलब यहाँ से फिक्स है कि भारत, यहाँ तक भारत की सीमा है। कतई क्लियर हो गया, सही है। अब दूसरी बात हम करते हैं, ये तो हो गए हमारे समुद्र और पानी का मैटर हो गया, सही है। हमने दिशाओं को भी देख लिया कि भाई पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। अब जो उत्तर वाली ये वाली बेल्ट है ये पूरी हिमालय पर्वत से हमारी घिरी हुई है और ये चाइना दिख रहा है पहली चीज़। ये हमारा पाकिस्तान हो गया, इधर को अफगानिस्तान हो गया, ये हमारी श्रीलंका हो गई, ये हमारा म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश हो गया, सही है। और ये हमारा छोटा सा भूटान हो गया। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब आती है इनकी सीमा। तो आप देख रहे हैं 2933 किलोमीटर हमारा क्या है, ये पूरब से पश्चिम है, इसकी क्या है चौड़ाई। तो ये देखो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब गुजरात से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक गई है। और ये देखो एक लाइन आई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। तो ये हमारी कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई ये चीज़ है भैया। देखो अगर नक्शा था, ये एनसीईआरटी बेसिस ही आप पढ़ रहे हैं, उससे फालतू आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सही है मेरे भाई। अब इसका एशिया महाद्वीप में देखते हैं। हमारा जो देश है वो एशिया में आता है। किस में आता है, एशिया, क्योंकि आपको पता हो बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, उसमें जो है हमारा देश जो है एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कहते ये चीज़ क्लियर है आपके लिए कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और एशिया किस हिस्से में आता है, दक्षिणी में। वो ऐसे आता है, देखो ये ऐसी लाइन है। इसका ऊपर का भाग क्या होता है हमारा, उत्तरी है, एशिया है, और नीचे का भाग दक्षिणी एशिया है। तो हमारा ये भारत आपको दिख रहा है, ये हमारा भारत जो है साउथ एशिया में है, मतलब दक्षिणी एशिया में आता है। चलिए भारत की पूरब से पश्चिम तक की, मतलब पूरब से पश्चिम, ये देखो लाइन पूरब से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। आप नक्शे को बाकायदा देखते जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 3214 किलोमीटर है। मतलब इस छोर से इस छोर और इस छोर से इस छोर तक कितना है भाई, ये पूरी आपने डिस्टेंस की मतलब लंबाई देख ली कि इस दायरे तक है। अगला आते हैं, भारत में कर्क रेखा जो मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये देखो 23.5 डिग्री हो गई। और ये भारत के कतई बीच से गुजरती जा रही है। देखो एक तो आ गया गुजरात 1 नंबर, 2 नंबर राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 7 त्रिपुरा, वो 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। ये जो रेखा जा रही है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एग्जामों में घुमा घुमा के पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ से निकल के जाती है और कहाँ से नहीं जाती है। तो ये क्या करना है, ये आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ पर फोकस बना के रखना है। आप यहाँ से नंबर लूट रहे हैं, मतलब जैसे कहते नहीं लूटे जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये नंबर लूट रहे हैं। अब थोड़ी क्या करते हैं, भारत का मानक समय कितनी डिग्री से लिया गया है, 82 डिग्री 30, मतलब यह कह सकते हैं 82.5 डिग्री से लिया गया है। ऐसे भी इसे हम बोल सकते हैं।
पूर्वी पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर होकर गुजरती है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से या किस कस्बा से या किस स्थान से गुजरती है, तो भैया ये किससे गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। अब अच्छा, ये कितनी क्लियर होगी कि मिर्जापुर से गुजरती है। अगला आता है कि भारत में इलाहाबाद कि नैनी के समीप गुजरने वाली 82 कह सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट वही कह सकते हैं हम पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय के भारतीय मानक समय दिया गया है। अब आ जाता है कि भी ये तो हो गया हमारा गुजरने का मिर्जापुर। अब आता है कि ये कई सारी रेखाएं खींची हुई होती हैं। अब जो जिसको मान्यता दी गई है वो मान्यता दी गई है इलाहाबाद के नैनी के समीप है ये गुजर रही है ये वाली रेखा। क्या रेखा को? ये बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं ऐसे करके, मतलब अगर देखा जाए भौतिकी रूप से देखा जाए तो नहीं गुजरती हैं, मगर अपनी सहूलियत से हमने ये बना रखी है कि भाई गुजरती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमें सहूलियत होती है कि भाई गुजर रही हैं, और गुजर के मतलब हम अपनी पढ़ाई लिखाई की सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों को बना लेते हैं। तो ये रेखा जो जा रही है ये गुजरने वाली ये समय रेखा है। क्लियर हो गया? और कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी है। अब आप देख रहे होगे ये जो गुजर रही है ये कितने स्टेटों से गुजरती है? ये भाई मेरे 5 स्टेटों से गुजरती है। कौन कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसको कई बार पूछ भी लिया गया है, तो ध्यान रखना 3 तो प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2 और याद कर लेना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। अच्छा, हम जो अंतर्राष्ट्रीय एक समय रेखा है ग्रीनविच सीमा रेखा बोलते हैं, तो आपने जब मोबाइल का टाइम फिक्स किया होगा तो उसमें लिखा हुआ आता होगा GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और हमें IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसमें क्या उससे हम ग्रीनविच से कितने आगे? 5.5 घंटा, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में हैं। जो पूर्वी देशांतर के कोई भी देश है पूर्व में जाते हैं तो प्लस में रहते हैं, और अगर वो पश्चिम में जाएंगे तो वो फिर माइनस में। जो पश्चिम के देश होते हैं वो माइनस में चलते हैं और जो पूर्व के देश होते हैं वो प्लस में रखते हैं। तो हम GMT से कितने आगे? 5.5 घंटे। क्यों मैं दूंगा वाले खड़ो वाले सर, आपने जब मोबाइल में टाइम फिक्स किया वो 5.5 घंटे तो होते हो। सही है भैया? हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि पाकिस्तान अपने किस दिशा में है और उसका समय अपनों से आगे होगा पीछे होगा। अपने जो पूरब में होंगे वो प्लस में होंगे अपनों से, और जो पश्चिम में होंगे वो माइनस में होंगे। सही है भाई दंगुआ वाले और खड़ुआ वाले सर? चलो भाई, अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लो बहुत अच्छे से मेरे प्यारे। बुझी समा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती भी निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तो अपनी बदल सकते हो। भाई साहब बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके एम में वो हैं सब्सक्राइबर, वो कुछ पढ़ाएं, काम का पढ़ाएं ना पढ़ाएं, घास पूरा पढ़ाएं, वो तो कामयाब है भाई। मगर मेरा जैसा इंसान जो मतलब ये मान लो 40-45 दिन मेरे चैनल को भी पैदा हुए हैं, मगर मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप यकीन मान लेना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चुटकियों में उड़ेगा, क्योंकि DK एजुकेशन अड्डा आपके लिए बिल्कुल दम लगाया पड़ा है। मात्र मैंने 30 दिन पढ़ाकर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना पुलिस भर्ती में मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया है। GS पढ़ाई थी मैंने, समसामयिक की बिल्कुल करंट नहीं पढ़ाई थी, और हिंदी। अब बात करते हैं इसके जो अंतिम छोर हैं उनकी। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान निकोबार में है। उत्तरी छोर को हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। और पूर्वी छोर को केपोथू कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी छोर को गोहर माता कहते हैं जिसको सरक्रीक भी बोलते हैं जो गुजरात में है। अब इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ भैया मेरे, इसे समझो पहले। देखो ये छोर क्या होते हैं, ये बिल्कुल लास्ट छोर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये हमारा हो गया इंदिरा पॉइंट। क्या हो गया भाई? इंदिरा पॉइंट। ये इधर क्या है हमारा? ये हो गया हमारा उत्तर, वो सॉरी इंदिरा कॉल है ये, सॉरी उत्तर में क्या हो गया हमारा? इंदिरा कॉल हो गया। अब ये है गौहर माता, ये हमारा लास्ट पॉइंट है गुजरात में। इससे आगे भारत बिल्कुल एंड हो जाता है स्थलीय सीमा में, बिल्कुल ज़मीन इसकी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद इसकी ज़मीन नहीं पड़ती, तो इसे हम गौहर माता बोलते हैं। और हमारा लास्ट छोर जो है पश्चिम का है वो क्या है? हमारा गुजरात है, जो कि हमारा किधर है? वेस्ट में। कतई क्लियर? अब आते हैं उत्तर में। उत्तर में कतई लास्ट छोर हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं किबूथू। सही है? ये अरुणाचल प्रदेश मतलब कह सकते हैं हमारा लास्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है पश्चिम में, वो पूरब में सॉरी, और पश्चिम में हमारा गुजरात है। और जम्मू कश्मीर हमारा कहाँ पे है? बिल्कुल उत्तर में है। और दक्षिण में क्या आता है? एक है कन्याकुमारी, और देखो बच्चों एक है कन्याकुमारी और एक है इंदिरा पॉइंट। तो हमारा वैसे अगर मुख्य भूमि का है तो भैया कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कतई क्लियर? और आ जाए भारत का दक्षिण बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है साउथ में, जो कि अंडमान निकोबार में। क्योंकि देखो ये देखो गौर से देखो, ये ज़्यादा आगे है, ये ज़्यादा आगे है, तो आपको लग रहा होगा यार ये बहुत ज़्यादा नीचे है, तो साउथ में सबसे लास्ट में यही ज़्यादा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है साउथ में। सही है? जो कि अंडमान निकोबार में है। कतई क्लियर है? जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। सही है भाई? अब बात कर लें थोड़ा इन पॉइंटों पे। भारत के प्रमुख द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप है। आप देख रहे हो इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाली खाड़ी है, इधर क्या है, हिंद महासागर है। कभी क्लियर है? चलो, ये तीन तरफ से पानी पानी है भारत में, ये भी क्लियर है। तो ये जो देख रहे हो ना ये चीज़, ये क्या है, ये हमारा लक्षद्वीप है, और ये जो देख रहे हो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब आप देख रहे हो कि भाई ये केरल वाल के पास में पड़ेगा और ये पश्चिम बंगाल या इन चीज़ों के पास में पड़ेगा, उड़ीसा वगैरह के। तो ये चीज़ें हो गई, सही है। बंगाली खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार, और अरब सागर में लक्षद्वीप। कभी क्लियर हो गया? सही है भाई। अब देखो मैंने फालतू पढ़ाना है नहीं, सही है, इसलिए मैं जो मोस्ट एग्जाम में आते हैं वही पढ़ा रहा हूँ भाई। मैंने लक्षद्वीप क्या है, ये 36 द्वीपों का समूह है, और इसका मतलब है मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम होता है 1,00,000 द्वीप। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है। कावरवत्ती इसकी राजधानी, इसकी भाषा मलयालम है। मलयालम का रीजन ये है क्योंकि ये केरल के पास में है, और केरल की भी मुख्य भाषा क्या है बच्चों, मलयालम है। तो केरल की मलयालम जो एक बड़ा प्रदेश है और छोटा प्रदेश रहता है तो उसके प्रभाव में रहता है। जैसे बड़ा व्यक्ति है ना, उसे दबाव में रहता नहीं रहता आदमी, वही यहाँ पे है। तो जो केरल में चलती है वही यहाँ पे चलती है। तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि भाई इसकी राजधानी कहाँ है, कावरत्ती। इसकी मुख्य भाषा क्या है, मलयालम और कावरत्ती आपको याद रखना, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप तो आजकल वैसे भी बहुत चर्चा में है, तो भी दूंगा वाले सर। अब करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसकी भाषा बंगाली है। अब आप देख रहे हो भाई, ये देखो, ये जो है ये क्या है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है, बंगाल की खाड़ी में है भैया। इधर साइड है बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है, ये हिंद सागर है, और ये अरब सागर है। और इसकी जो मुख्य भाषा है वो प्रमुख भाषा वो क्या है, बंगाली, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल के लोगों से ही प्रभावित रहता है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली ही बोली जाती है। अब आते हैं ये, अभी पुलिस की भर्ती में यहाँ से, इसी वीडियो को जब आप देखोगे तो पता लगेगा कि पुलिस की भर्ती में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन इतने पॉइंटों में भर दिया था पेपर, यहीं से कौन कौन से पॉइंट थे। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब पड़ोसी भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कि जो ज़मीन से टच हो, और एक होता है कि भाई जल से टच हो, जमीन से टच ना हो। एक होता है जल और थल दोनों से टच हो। तो मैं जिनकी बात अभी कर रहा हूँ वो कौन कौन से हैं, वो हैं स्थल वाले। स्थल का मतलब होता है जिनसे जमीन की हिस्सेदारी है, पानी की है सो है, वो बात की बात है, मतलब जमीन की तो है ही है। सही है भाई। तो एक ट्रिक है वो याद कर लेना है, बचपन में MBA, बचपन में MBA। अब बा मतलब बांग्लादेश, चा मतलब चीन, पा मतलब पाकिस्तान, ना मतलब नेपाल, मा मतलब म्यांमार, और बा मतलब भूटान, और आ मतलब अफगानिस्तान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हो गए जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो गया, कई बार दिशाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो भाई मैं दोबारा आपको जो दिशाएं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, ये एक मिनट ये थोड़ा एतबार रखना, थोड़ा इंतज़ार करना, इतना आसान नहीं होता फल सफलता का चाहना। हाँ भैया, अब थोड़ा ये चीज़ को समझो, जैसे ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ऐसा समझो। ये हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पूरब हो गया। ये इतना तो क्लियर रखो। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये किधर है, हमारी पश्चिम में है, सही है। और चीन, नेपाल और भूटान ये हमारे किधर है, ये हमारे उत्तर में हो गए। और बांग्लादेश और म्यांमार ये किधर हो गए, हमारे पूरब में हो गए। अब स्थल से तो टिकती नहीं है, श्रीलंका है नहीं, क्योंकि ये पानी से अलग होती है, ज़मीन से इसका कोई बंटवारा हमारा इसका है नहीं। कतई क्लियर मान लो कि भाई ये वाले देश हैं जो ज़मीन से हमारे टच होते हैं। बचपन में MBA, सही है। दोनों वाले खड़ो वाले सर, हाँ भैया। और अगर आप अपनी तैयारी या मिशन खाकी बना रखा है, या कोई भी मिशन बना रखा है, मेरे ग्रुप पर आप ऐड हो जाना, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा। फिर टेलीग्राम पे टॉपिक बाय टॉपिक क्विज हुआ करेगी, मज़ा आ जाएगा, सही है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और मेरा भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब इस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। मतलब ये जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारी सर्वाधिक सीमा साझा होती है। और न्यूनतम कम से कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ बहुत कम हमारी सीमा लगती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भाई मैं सारे नोट्सों की PDF भी दूंगा आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा। मेरे चैनल को बस आप सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब कुछ फ्री में पाइए आप, सही है भैया।
अब बात थोड़ी और कर लें। बोते हमारे स्थलीय वाले, अब ये हैं जलीय वाले। भारत की जल सीमा पाकिस्तान, मतलब इससे ज़मीन की भी होती है और पानी की भी होती है। बांग्लादेश, इससे बंगाल की खाड़ी जो है वो इसमें ये ज़मीन से भी टच होता है बांग्लादेश, और हमसे पानी में भी इससे बंटवारा है। श्रीलंका केवल पानी पानी में है। इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, ये चारों, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड, ये चारों पानी पानी के सिर्फ। और म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये ज़मीन में भी हैं और हमारे पानी में भी बटाईदार हैं। मतलब बटाई मतलब इनका बंटवारा हुआ है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। ये सारे के सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रीम पढ़ा रहा हूँ आपको, टोटल क्रीम है कि भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, उस सीमा का नाम है, जो एक हद जा रही है। डूरंड रेखा क्या है, भारत और अफगानिस्तान को। पीओके मैंने इसलिए डाला कि अगर असल में देखा जाए आज की तारीख में हम अफगानिस्तान से टच नहीं होते हैं। असल में है क्या, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने कब्जे वाला हिस्सा है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। परंतु अगर हम उसको मिला दें, वो हमारा अभिन्न हिस्सा है, तब तो हम अफगानिस्तान की सीमा में हैं। मगर ये वाला जो है वो इसके अफगानिस्तान के हिस्से में है। फिलहाल वर्तमान में वो पाकिस्तान के कब्जे में है और अफगानिस्तान हमसे टच नहीं हो रहा है वर्तमान में। मैकमोर रेखा भारत और चीन के मध्य भाई। अब भैया ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लो, ये अभी पुलिस भर्ती में भी पूछा गया है कि पाक जल संधि। अब ये चीज़ देख रहे हैं, ये है भाई श्रीलंका और ये है हमारा इंडिया का तमिलनाडु राज्य। मतलब हम ये भारत हैं, पूरा नक्शा नहीं दिखाया गया है, जूमिंग करके थोड़ा मैंने इसलिए रख दिया कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए भाई। समझ गए। तो ये जो चीज़ें हैं पानी में बंटवारा हो गया है इनको। तो पानी में बंटवारे को क्या कहते हैं हम, पाक जल संधि बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी। ये दो चीज़ें भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं, ये जो बीच वाली है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाक जल संधि कह सकते हैं या फिर मन्नार की इसको कह सकते हैं। हाँ भैया, अगर आपको लग रहा है कि यार उत्तर प्रदेश में हमें कदम रखना है, तो उत्तर प्रदेश की हर भर्ती को कांड करना है बहुत अच्छे से, तो मेरी वीडियो में इसे लिंक डाल दूंगा, संपूर्ण सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश का। भाई साहब रट्टा मार देना, आपके जीवन में अगर बदलाव ना आ जाए, आप कंपटीशन की अगर मुख्य विचारधारा में रुक जाए तो कह देना। और भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल निचोड़, क्रीम चोटी, नदियाँ, पर्वत, पठार, बिल्कुल एनसीईआरटी किताबों से निकला हुआ होगा। भाई साहब धमाल मचा दोगे, नंबर लूट लो। ये वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मज़ा ना आ जाए तो कह देना यार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ भैया, अब इसकी बात कर लें कि भारत के तटीय राज्य। ये तटीय राज्य क्या है? तटीय राज्य का मतलब ये है कि भारत तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। इस टाइप में इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अफसार हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो ये जो पानी का इलाका है भाई, दउआ वाले सर जी, आपने नदी देखी होगी तो उसके तट पे जो गांव बसे होते हैं तो तटीय गांव कह सकते हैं उनको, जो नदी के तट पे होते हैं तटीय गांव। अब ये राज्य का मैटर है, तो ये क्या है, ये पानी से घिरा हुआ हमारा जो भारत है, इसके किनारे किनारे जो स्टेट है उनको हम तटीय राज्य कहते हैं, जो समुद्र के किनारे किनारे बसे हुए हैं। वो राज्य हैं भैया 9। कितने? 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये जो है पानी से घिरे हुए हैं। अब आती है कि भाई ये तो 9 तो राज्य हो गए जो पूर्ण राज्य, फिर ये 4 क्या है? 4 है हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जो कि केंद्र उन पर शासन करता है, उसका एक प्रशासक होता है, या मतलब जैसी भी माध्यम से हो, कुल मिला के इनका मतलब जो चलती है, जो उनकी सत्ता संभाली जाती है, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही संभाली जाती है। वो कौन से? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है। अच्छा, अब थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है कि भारत के तटों में पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। मतलब तट भी है पश्चिमी और पूर्वी, उसके बारे में हम अगली बात करते हैं भाई। चलिए इसको थोड़ा नक्शे को समझ लें। जो ये मैंने जो दिया है, ये कलरफुल जो नीचे का भाग है, ये क्या है? ये हमारा पानी से घिरा हुआ है, इसको ही हम क्या कहते हैं? तटीय कहते हैं। अब सुनो, इधर का क्या हुआ? हमारा पूरब हुआ। इधर क्या हुआ हमारा? इधर का हुआ हमारा पश्चिम, और इधर का क्या हुआ? हमारा पूरब। कभी क्लियर हो गई ये चीज़? अच्छा, जब ये पश्चिम है तो भाई मेरे ये पश्चिमी तट होगा इधर का, ये पूरा क्या होगा? हमारा पश्चिमी तट होगा। ये पूरब है हमारा, तो ये क्या होगा? हमारा पूर्वी तट होगा। अब कई बार एग्जाम में यहाँ से ये पूछ लिया गया है, तमिलनाडु का जो तट पड़ता है वो कौन से पूरब है, पश्चिम है? तो भाई तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल, ये सारी क्या है? पूर्वी तट है। इधर आ जाओ, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारे पश्चिमी तट हो गया। कौन से हो गए? पश्चिमी तट। सही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम एग्जाम में
सोचते कुछ हैं और करके कुछ आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आ गई। अगला है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है भैया? गुजरात की है। ये जो गुजरात है इसकी सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा, एक समुद्र किनारे किनारे ज़्यादा है। और सबसे कम किसकी है? तो गोवा की है। ये हल्की सी बिंदी है महाराष्ट्र में, सही है। एक गोवा तो बहुत छोटी जो है वो गोवा की, और सबसे ज़्यादा गुजरात की। दोनों गागा से शुरू होती हैं। अब हम बात कर लें पश्चिमी और पूर्वी घाट क्या होते हैं, सही है भैया। चलिए, पश्चिमी घाट प्रादेशीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होते हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती हैं। वहीं पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग पर ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो पूर्वी भाग है वो ओडिशा से तमिलनाडु तक है, जो बीच में स्टेट लगते हैं सब उड़ीसा से शुरू होकर और तमिलनाडु तक जो हिस्सा पड़ता है वो पूर्वी तट होता है। अब इन चीज़ों को समझते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट को समझ लें बहुत अच्छे से। ये जो हिस्सा है ये हमारा कौन सा पड़ता है? पूर्वी घाट आता है। क्या आता है भाई? पूर्वी घाट। ये वाला हिस्सा क्या आता है हमारा? पश्चिमी घाट आते हैं। इसे समझो, इधर क्या है? पश्चिम है, और इधर क्या है हमारा? ये हमारा आ गया पूरब। तो पूरब है तो पश्चिमी घाट, और वो पूरब है तो पूर्वी घाट, पश्चिम है तो पश्चिमी घाट। पीली चीज़ कते क्लियर हो गए। अब आता है कि भाई ये जो स्टेट है यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूर्वी पश्चिमी का तो हो गया। अब जो पूर्वी है ये बंगाल की खाड़ी में है, और जो पश्चिमी है वो अरब सागर में है। कभी क्लियर हो गई ये चीज़ें? चलो सही है। अब आइए पश्चिम, वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? हम सह्याद्री बोलते हैं। ये कई बार पूछ लिया गया कि पश्चिमी तट सह्याद्री किसे कहते हैं? तो पश्चिमी तट पर जो पर्वत श्रृंखला है उसे बोलते हैं। विश्व में जैविकी विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूछ गया, विश्व में भी पूछा जाता है कि जब भारत में सबसे ज़्यादा जैविक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी तट पर पाई जाती है। इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। किससे? जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पेड़, पशु, पक्षी एक जगह पे पाए जाना, तरह तरह की प्रजाति के इकट्ठे। सही, दऊँ वाले सर, जैसे दऊँ वाले सर जी के यहाँ पर काका पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली, नेवला, सब चीज़ पाई जाती है। तो ऐसे मान लो भाई इन्वायरमेंट बिल्कुल सिस्टम से है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होते हैं। कहाँ से? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाते हैं। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को क्षेत्र को 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया था। सही है। कब? 2002 में। कितने स्थानों को? 39 को। सही है। चलिए घाटों के नाम। अब आ जाए घाटों के नाम। बोथे तट। अब घाट और तट में क्या अंतर होता है? देखो इस चीज़ को समझो। ये हमारा भारत है, तो ये किनारे किनारे जो स्टेट होंगे ये वाले, ये हमारे एक तट होंगे। अब जैसे ये वाला हिस्सा हो गया हमारा पश्चिमी, और ये हमारा हो गया पूर्वी। तो ये काठियावाड़ है, ये पश्चिम में है, और ये भी पश्चिम में। ये मतलब जो स्टेट पश्चिम में होंगे किनारों पे, यहाँ बसे हुए यहाँ पे, तो वो पश्चिमी तट होंगे। जैसे गुजरात, काठियावाड़ कहाँ पे है? किसके नीचे वाले हिस्से को काठियावाड़ कहा जाता है? गुजरात के। कोंकण किसके हिस्से को है? महाराष्ट्र, गोवा के नीचे जो समुद्र किनारे किनारे जो ज़मीन है उसे कोंकण कहा जाता है। और केरल और कर्नाटक की जो नीचे की ज़मीन है उन्हें मालाबार कहा जाता है। ये बंटवारा है पश्चिमी तट का। अब अगर हम उत्तरी की बात करें तो भाई तमिलनाडु के नीचे का जो हिस्सा है तट का, उसका नाम है कोरोमंडल, वो पूरब में है क्योंकि इधर है वो। अब उड़ीसा के जो नीचे का है ढलान, उसे उत्तरी सरकार कहते हैं, वो भी यहाँ पूरब में है। सही है भैया। अब इन तटों को भी हम समझ लेते हैं। ये हमारे पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, और ये पूर्वी तट। अब जो उत्कल तट की ये उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, ये देख ले सब, ये किधर है? पूर्वी तट है। काठियावाड़, कोंकण तट, मालाबार यहाँ पे है। मालाबार केरल और कोरोमंडल तमिलनाडु। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के नीचे वाले। सही है भाई। हाँ भैया, अब थोड़ी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। सही है कि भाई पृथ्वी के जो अंदर है वो क्या मटेरियल है। ऊपर तो देखा होगा भाई पेड़ पौधे हैं, मकान बने हुए हैं, पूरा एक सिस्टम है, पहाड़ हैं, नदी हैं, झरने हैं, मगर इसके अंदर क्या है? सही है। आज अंदर को समझते हैं। किसको? अंदर को। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा NCERT बेसिस है, इसमें मैं अलग से कुछ अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब आप इसको समझ लीजिए। पहले मैं थोड़ा ये समझा दें, फिर बाद में समझाते हैं। चलिए हम इसको पहले आरेख को समझाते हैं। ये पृथ्वी है हमारी, मान लो ऐसे करके। अब पृथ्वी का एक हिस्सा हमने निकाल लिया है बीच ही बीच से। एक मिनट, मैं यहाँ से ऐसे समझाता हूँ आपको। ये हमारी पृथ्वी है, इसका केंद्र है बीच में, तो इसमें से एक पीस निकाल लिया हमने। जैसे मान लो
हमने तरबूज का एक पीस निकाल लिया, वो एक तरबूज का पीस आपको ये दिख रहा है। अब ये समझ लो जो ऊंची ऊंची चीज़ें दिख रही हैं ये क्या है, पहाड़ है। पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे चोटियाँ हैं। तो आप देख रहे हो जहाँ पहाड़ है वहाँ मोटाई ज़्यादा है, और जहाँ ये समुद्र मुंद्र है वहाँ थोड़ी मोटाई इसकी कम हो गई है परत की। किसकी? भूप्रकृति की। ये जीरो से लेके इसकी जो मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। ऐसे समझ लो जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ पहाड़ से लेकर नीचे तक वहाँ ऊंचाई इसकी गहराई जो है ज़्यादा बन जाएगी, और जहाँ पहाड़ नहीं होंगे वहाँ मोटाई कम होगी। तो कुल मिला के 100 किलोमीटर तक एक है कि भी भूप्रकृति है। सही है। उसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, भूप्रकृति से नीचे आएंगे तो क्या है, मेंटल है। मेंटल है, ये यहाँ तक इनका मेंटल हो गया, और मेंटल से सबसे नीचे जो आते हैं वो हमारा क्रोड हो गया। सही है, ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये पृथ्वी का एक पीस था, जैसे कहते हैं तरबूज का निकाल के रख दिया, वो पीस है ये। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है। मतलब ये जो है इसका जो सेंटर है इसका निकाला गया एक टुकड़ा, तो ये है 6378 किलोमीटर, मतलब इतनी गहराई है इस पृथ्वी की। अब बात करते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूप्रकृति है। मतलब जो भूप्रकृति है ना, ये पूरे आयतन का मात्र 1% है, और 84% मेंटल है। कितना मेंटल? ये जो मेंटल है ना ये सर्वाधिक है 84, और मात्र 15% हिस्सा क्रोड है। जो क्रोड है ये 15 है, मेंटल 84, और 1% हमारी भूप्रकृति होगी। क्लियर? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अब आते हैं ये सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया? तो सोयस ने किया। सही है, किसने किया? सोयस ने किया। भाई पृथ्वी अंदर से इतनी दहक रही है ना, बहुत ज़्यादा दहक रही है। और इसका जब पता कैसे निकला कि पृथ्वी के नीचे ये है वो, तो आपने देखा को जो ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं, लावा निकलते हैं, उसका ही अध्ययन करके हमारे जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक, वो पता निकाल लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर अंदर ये मटेरियल है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? भूप्रकृति कहते हैं। ये सबसे पतली परत है। ये महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में 5 किलोमीटर। मैंने कहा जो महाद्वीप है, मतलब बहुत बड़े महाद्वीप हैं, चोटी हैं, वहाँ पे बढ़ जाती है, और जो समुद्र वगैरह होते हैं उनकी सतह से देखा जाए तो ये कम होती चली जाती है। ये मुख्य रूप से यहाँ सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, जिसको हम सियाल भी बोलते हैं। मतलब भूप्रकृति पे मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम सियाल भी कह देते हैं। सी मतलब सिलिकॉन, एल मतलब एल्युमिनियम। फिर भूप्रकृति के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर हो गई हमारी भूप्रकृति, फिर इससे नीचे बीच में आ गया हमारा मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक फैला होता है, जिसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मतलब सीमा, सी मतलब सिलिकॉन, मा मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। और सबसे आंतरिक कोड कौन सी परत कौन सी होती है? ये वाली सबसे नीचे वाली, ये होती है क्रोड, जिसमें निकिल और लोहा पाया जाता है, जिसको निफे भी बोलते हैं। नी मतलब निकिल, एफ मतलब फेरस, फेरस मतलब लोहा पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और भैया मेरी अलंकार वाली वीडियो देख लो, अगर तुम्हें आनंद ना आ जाए, पूरी अलंकार अगर चुटकियों में ना सीख जाओ तो मुझसे कहना, भाव एक बार जाकर मेरे कहने से आप जाकर सीख लो, मज़ा ना आ जाए तो कह दियो, सब फेल हो जाएंगे। सब अलंकार को चुटकियों में उड़ाया गया, चुटकियों में। जाके भाई मेरी वीडियो देख लेना, और मैं इसे ना लिंक को इसमें डाल दूंगा, इसका ग्रुप का भी दूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसमें डालूंगा, और प्लस मैं ये भी डालूंगा। और दूसरी बात, हाँ बड़ा मजे की, यूट्यूब पर पहली बार सरकारी पुस्तकों का सार, सरकारी मतलब जो हमारी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलती है कक्षा 1 से 8 तक। तो इसमें क्या, कक्षा 1 2 में तो कुछ है नहीं, 3 तक में, 4 से लेकर 8 तक की विज्ञान की, हमारा पर्यावरण, हमारा परिवेश की, भूगोल की, कृषि विज्ञान की, कंप्यूटर की जितनी किताबें हैं भाई साहब सबका ही निचोड़ डाल दिया। 2 भागों में लिया है मैंने, एक ना तो 2 में 3 घंटे की पढ़ रही थी पहले, एक भाग में तो मैंने 1.5 पौने 2 घंटे की 2 पार्ट्सों में ले ली। दोनों पार्ट्सों की मैं वीडियो लिंक पर डाल दूंगा। जीके का पूरा पेपर यहीं से बनता है भाई साहब, जो पुलिस भर्ती का भी हुआ है ना, इन्हीं किताबों से आया था। सब विज्ञान होगी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, सब इन्हीं किताबों से होगा। और सुनो, अगर कोई दिक्कत आती है ना साक्ष्य देने की, ये भी तुम करके आए हो, वो गलत हो गया मान लिया बोर्ड वालों ने, तो आप इसका साक्ष्य लगा सकते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी का ही साक्ष्य मानते हैं। सही भाई, ये वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। अब पृथ्वी की गतियों की बात करेंगे। किसकी? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वो 2 होती हैं, एक तो परिक्रमण और घूर्णन। सही है, परिक्रमण और घूर्णन। घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं। घूर्ण गति क्या होती है? ये अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे कोई लट्टू है, लट्टू ही रहा है, ये अपनी धुरी पे घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, घूम रहा है अपनी धुरी पे, तो ये क्या होगी? हमारी घूर्ण गति होगी। और इसके घूमने से क्या होता है? इसके घूमने से दिन और रात होते हैं, जिसको दैनिक गति भी बोलते हैं। दूसरी होती है परिक्रमण गति, मतलब पृथ्वी
अपनी धुरी पर घूमते हुए आगे बढ़ती है। अपनी धुरी पर जैसे लट्टू है, ये घूमेगा भी और घूमते हुए ऐसे आगे बढ़े, ऐसे घूमते जलेबियों की तरह ऐसे करके आगे भी बढ़ता है और घूमता भी रहे। तो दो गतियाँ करती है, एक तो ये घूमती भी है और दूसरा ये घूमते हुए आगे भी बढ़ती है। कहते क्लियर है, इस क्लियर। सही है भैया। तो ये परिक्रमा गति होगी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के घूर्णन गति क्या होती है, दैनिक गति होती है, इससे दिन रात होते हैं। और ये परिक्रमण गति होती है, ये एक साल में जो चक्कर लगाती है, ये दिन रात वाला चक्कर होता है। लट्टू नचाया है, बताना दूंगा वाले सर जी, ऐसे ऐसे नाचता है अपनी धुरी पे और नाचते हुए आगे बढ़ रहा है तो परिक्रमण, और अपनी धुरी पे नाच रहा है तो घूर्णन गति। इसको समझ लो। घूमती हुई पृथ्वी क्या होता है, ये पृथ्वी अपनी है, ये है। तो ये कभी तो सूरज के बहुत पास आ जाती है, कभी थोड़ी और नजदीक आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, कभी कम दूर रहती है। तो जो घूमती है तो वो अंडाकार स्थिति में घूमती है। देखो ऐसे घूमती है, पृथ्वी की कक्षा होती है, कक्षा से बाहर नहीं जाती, वही गुरुत्वाकर्षण की वजह से। सही है, तो अपनी कक्षा में ही घूमती है ये। और इसकी बात कर लें, घूर्णन या कह सकते हैं रोटेशन, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक गति। जबकि परिक्रमण को क्या कहते हैं, वार्षिक गति, रेवोल्यूशन। सही है। पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, भैया सूरज तभी निकलता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती तो सूरज पश्चिम से निकलता, जिससे पृथ्वी को दैनिक गति भी कहा जाता है। एक घूर्ण में पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी लेती है एक घूर्ण करने में, मतलब अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है, लगभग अगर मोटे समय में कहा जाए तो 24 घंटा लेती है। तभी तो दिन रात होते हैं 24 घंटे में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, अब ये तो हो गई घूर्ण करने की। अब परिक्रमा जो सूरज के ओर पास घूमती है, उसमें क्या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, मतलब एक साल। 365 दिन या 366 दिन मानते हैं, उसका पूरा एक साल, मतलब 365 दिन देहात के हिसाब से। अब ये करते हैं, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जिसे अंडाकृति के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी का। ये देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये 23.5 डिग्री ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो बन रहा है ये 23.5 डिग्री झुकाव है यहाँ से। और इस झुकाव के लिए क्या होता है, सूर्य वर्ष भर विभिन्न कोणों पर विभिन्न अक्षांशों पर चमकता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण मौसम के लिए जिम्मेदार है। जो मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी पे, वो झुकाव के कारण ही होता है भैया। सही है। अब थोड़ा इसे समझ लो, गतियों की बात चल रही, उपसौर और अवसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अंडाकार परिक्रमा करते हुए कभी दूर कभी पास आती है तो उसे अपसौर या उपसौर कहते हैं। जब भैया पास आ जाएगी तो क्या कहेंगे, उपसौर। दूर चली जाएगी तो क्या कहेंगे, अपसौर। अब उपमाने उपसौर की बात करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी हो, मतलब कम से कम दूरी में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ये सूर्य से लगभग 14.7 किलोमीटर आ जाती है। ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को। उपसौर 3 जनवरी को होता है। उस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। ये देखो, ये जो पृथ्वी हमारी है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाती है सूर्य में घूमते घूमते, और 5 चक्कर लगाती है साल में। वो घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है भैया, 3 जनवरी को होती है। उसे उपसौर कहते हैं। और अब आता है अपसौर। जब सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूरी में होता है, सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूरी में होता है। जहाँ देख रहे हो 14.70 और यहाँ मतलब 70, और यहाँ देख रहे हो 15.21 करोड़ किलोमीटर, मतलब यहाँ 15 करोड़ से ज़्यादा हो गया, यहाँ 15 करोड़ से कम हो गई दूरी। तो ये यहाँ पर जो दूरी ज़्यादा हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, हम अपसौर कह देते हैं। और ये घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है। अब थोड़ा इसके बाद कर लें कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दिन 21 जून 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर। सही है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मकर संक्रांति क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में यही काम होगा। अब ये हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, तो उसमें होगा 21 जून को यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, तो यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून को क्या होगा, सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को यहाँ सबसे छोटा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब उल्टा। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में बड़ा, मकर संक्रांति और दक्षिणी गोलार्ध में वही छोटा हो जाता है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ये उल्टा हो गया, मैंने इसलिए इसी शॉर्टकट में लिख दिया। अब थोड़ा इस चीज़ को समझ लें, विश्व वगैरह को। सही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सही है, और 23.5 डिग्री झुक के चक्कर लगाती है सूरज का। इस प्रकार वर्ष में एक बार पृथ्वी इस स्थिति में होती है जब वह सूर्य की ओर झुकी रहती है। वह एक बार सूर्य से दूसरी ओर झुकी रहती है। इस प्रकार वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आती है जब पृथ्वी का झुकाव ना सूर्य की ओर होता है, ना ही सूर्य से दूसरी ओर होता है, बल्कि बीच में होता है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं, या
इग्निनॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। इन दोनों तिथियों का दिन और रात बराबर होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब पृथ्वी का झुकाव ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल एरिया में हो, तो वहाँ दिन और रात बराबर होंगे। सही है। वो घटना कौन कौन से दिन होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि भाई किस डेट को पृथ्वी पर और रात बराबर होते हैं। तो लगभग ये जो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि इस दिन सूरज की किरणें बिल्कुल लंबत पड़ती हैं। सही है। झुकाव पृथ्वी का खत्म हो जाता है उस समय, इस स्थिति में आ जाती है पृथ्वी। बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। 22 और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव होता है, या पतझड़ विषुव भी कहते हैं। अब आ जाओ। हाँ भैया, अब भैया देखो, संविधान की जानकारी अगर चाह रहे हो, बेसिक जानकारी, मैंने भाई साहब संविधान की जानकारी, पुलिस भर्ती हो रही है उससे 8 दिन पहले वीडियो डाला था। आप यकीन मान लेना सब कुछ फंस गया, सब कुछ संविधान से रिलेटेड फंस गया। इसलिए भाई मेरा पूरा देख लेना, इसमें ही डाल दूंगा। लेकिन संविधान की पूरी जानकारी चुटकियों में उड़ाओ, चुटकियों में देखते जाओ भाई आगे क्या हो रहा है। और हाँ, संपूर्ण हिंदी देखना चाह रहा है जबरदस्त वाली, धांधू वाली, तो भाई मेरा विशेषण, विलोम और ये अटरम फटरम सब देख लेना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा बता रहा हूँ मैं आपको। सही भैया, ज्वार भाटा को समझ लें। सागरीय ज्वार भाटा क्या होता है? सागरीय जल से ऊपर उठकर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? कोई सागर का जल है वो ऊपर उठ रहा है तो ज्वार, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टाइड। तथा सागरीय जल को जो नीचे गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं? भाटा। जल उठा ज्वार और उठ के पीछे को आया आगे बढ़ के, तो उसी जल को हम भाटा बोलेंगे। अब इसका कारण क्या है भी, ज्वार भाटा होता क्यों है? इसका थोड़ा कारण समझ लो। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। मतलब सीधे सीधे समझ सकते हो, जो ज्वार भाटा है वो तीनों की शक्ति का परिणाम है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण मतलब जान दो, खिंचाव, अपनी तरफ आकर्षित करना, उसका परिणाम है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल की अपेक्षा दुगना इसलिए होता है कि चंद्रमा जो है बहुत पास है और सूरज जो है चंद्रमा के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए चंद्रमा का ज़्यादा होता है ताकत, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी से बहुत निकट है। कौन? चंद्रमा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। किस दिन? अमावस्या और जो पूर्णमासी गाँव में बोलते हैं, सही है, होते हैं, उस दिन उच्च ज्वर होता है। जिस दिन तीनों एक सीध में होते हैं उच्च ज्वर होता है, अमावस्या और पूर्णमासी वाले दिन। सही है भाई। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26, अच्छा तालाबों में भी आता होगा, खेतों में भी आता होगा, वो पानी क्यों ना उठता है? क्योंकि वहाँ होता है इतनी क्वांटिटी में नहीं होता, वो दिखता नहीं है, मगर समुद्र में क्या है, बहुत बड़ा मामला होता है। तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है, मतलब चढ़ाव होता है, फिर उसके बाद उतार भी होता है मेरे भाई। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, मतलब एक दिन में ज्वार 2 बार आता है। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सही है। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। वैसे तो प्रतिदिन 2 बार आता है, मगर ये साउथहैम्पटन जो जगह है ना इंग्लैंड में, इसमें प्रतिदिन में कितनी बार आता है? 4 बार, मतलब दुगनी बार आता है। अब ज्वार भाटा को ऐसे समझो, ये हमारा सूरज हो गया, इसकी लंबत हमारी ये पृथ्वी हो गई, और वो सॉरी चंद्रमा हो गया, और ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब ये तीनों सब जो ताकत मिलकर लगाते हैं तो पानी में उफान जो आता है इसकी ताकत लगने से, वही हमारा ज्वार हो गया। और ये पानी जो उठ के पीछे को जाता है, जो जिसका खिंचाव खत्म होता है, वो ताकत, तो फिर वो भाटा हो जाता है। अब इसको थोड़ा एक अभ्यास कर लो, दिशाएं देख ले। सही है। तो दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूरब की तरह पूरब हमारा ये है, और पश्चिम की तरह पश्चिम हमारा ये है, और हमारा साउथ की तरह साउथ हमारा ये है, मतलब दक्षिणी, और उत्तर की तरह उत्तर हमारा ऊपर हो गया। सही है। अब पड़ोसी देश हैं, तो पश्चिम में हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गए, और उत्तर में चीन, नेपाल, सिक्किम तो हमारा अपना है, भूटान हो गया। सही है। और पूरब में कौन से हो गए? म्यांमार और बांग्लादेश। अब करते हैं हम साउथ में, तो साउथ में श्रीलंका है, वो बात अलग है कि हमसे जमीन से टच नहीं है। सही है। अब हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत ये वाली बेल्ट है, हिमालय पर्वत वाली उत्तर वाली बेल्ट। सही है, ये हिमालय पर्वत है। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं? पूरब और उत्तर, तो पूरब ये हो गया, उत्तर ये हो गया, तो ये वाले जो राज्य हैं, अभी कलर थोड़ा चेंज कर लूँ भाई मैं। सही है, अब थोड़ा सही लगेगा। तो जो पूर्वोत्तर वाले राज्य कौन से हैं? वो ये हैं। अगला है दक्षिण भारत कौन सा है? तो दक्षिण हमारा कौन सा है? यही तो है दक्षिण। तो ये जो, एक मिनट को फिर, ये तो और ज़्यादा बेकार होगा कलर, एक मिनट। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा दक्षिण भारत हो गया। अरब सागर कौन सा? अरब सागर हमारा ये है। सही है।
जो पश्चिम में है। बंगाली खाड़ी कहाँ है? पूरब में है, तो ये हमारी बंगाली खाड़ी हो गई। हिंद महासागर कहाँ है? साउथ में है, ये हमारा हिंद महासागर हो गया। और पश्चिमी और पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट पूरब में है, ये हमारे पूर्वी घाट हो गए, और ये हमारे पश्चिमी घाट हो गए। सही है भाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।